सालू अलसाई हुई सी सुबह उठी। आज उसका अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम था। रात में उसकी सास सविता ने सब्जी बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। सुबह जल्दी उठकर वे उसके लिए पूरी बनाने वाली थी। सालू खुद को खुश नसीब समझती है और हमेशा खुश रहती है कि उसे इतना अच्छा पति और सास मिली। मायके में सालू की माँ नहीं थी। हालांकि पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, फिर भी उसके मन में माँ के ममत्व की चाह सदैव बनी रही। शादी के बाद उसकी चाह पूरी हो गई। सालू ने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई। मम्मी उठिए, मुझे देर हो जाएगी। जो ही उसने स्नेह से मम्मी की बाह पर हाथ रखा, वह काँप गई। मम्मी का बदन तेज बुखार में तप रहा था। सालू ने उनका माथा छुआ और तेजी से अपने बेडरूम में आ गई। राहुल को झिझोड़ते हुए वह बोली, राहुल उठो, देखो मम्मी को कितना तेज फीवर है। राहुल तुरंत उठकर मम्मी के कमरे में चल दिया। सालू ने अपनी फ्रेंड मोनिका को फ़ोन किया और बोले, हेलो मोनिका, सॉरी मैं आज पिकनिक पर नहीं जा सकूंगी। मेरी सास की तबीयत बहुत ख़राब है। अरे, यह क्या कह रही हो तुम? सब तैयार है और ऐन वक्त पर तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। आज संडे है, राहुल तो घर पर ही रहेंगे ना, वह अपनी मम्मी की देखभाल कर लेंगे। मोनिका ने कहा, तुम ठीक कह रही हो मोनिका, पर मम्मी को बीमार छोड़कर मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। प्लीज़ सालू, ज़्यादा आदर्शवादी मत बनो, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। मोनिका खींच कर बोली, सॉरी मोनिका, फिर कभी सही, कहकर सालू ने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी भी जाग गई। वो उठने को हुई तो सालू बोली, मम्मी लेटी रही है। उसकी बात को अनसुना कर क्षीण सी आवाज़ में बोली, अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो, चलो मैं पूरी बना दूँ। मम्मी आप आराम कीजिए, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद राहुल डॉक्टर को बुला लाएंगे, तब तक आप गरम चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए। लेकिन सालू, ओ मम्मी, पिकनिक आपकी तबीयत से ज़्यादा ज़रूरी है क्या? सालू ने कहा। उसने देखा राहुल बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। मम्मी को वायरल था। 3 दिन तक बुखार कभी कम तो कभी ज़्यादा होता रहा। सालू ने ऑफिस से सप्ताह भर की छुट्टी ले ली। इस बीच उसने मम्मी की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौथे दिन दोपहर में खाना खाकर मम्मी सो गई। सालू बरामदे में बैठी ही थी कि तभी उसकी सहेलियाँ मोनिका और रिया आ गई। अरे तुम लोग? मुस्कुराते हुए सालू ने उनका स्वागत किया। मोनिका बोली, हमने सोचा तुझे तो अपनी सास की सेवा से फुर्सत है नहीं, हम ही मिलाएं। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ सालू, अच्छा भला प्रोग्राम चौपट करवा दिया। रिया ने शिकायती लहजे में कहा। क्या तुम लोग भी नहीं गए? सालू ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अकेले क्या खाक एंजॉय करते, तेरे बिना मज़ा भी नहीं आता। रिया नाराज़गी से बोली, जो बीत गया उसे छोड़ो सालू, पर हम तुझे यह समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना ठीक नहीं है। सास की जरा सी तबीयत खराब हो गई और तुमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सहेलियों की बातें सुनकर सालू ने कहा, मोनिका कैसी बातें कर रही हो? मम्मी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वास्तव में भूल तुम लोगों की भी नहीं है। बचपन से ही लड़की के मन में सास की असंवेदनशील नारी की इमेज होती है और वह पूर्वाग्रहग्रस्त लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तो सास से दूरी बना कर रखती है। मैंने बचपन में ही माँ को खो दिया था। मन में आस थी कि अपनी सास से माँ का प्यार मिलेगा और मम्मी ने मेरी इस आस को पूरा कर दिया। मैं तो यही जानती हूँ कि निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे तो प्यार जरूर मिलेगा। मम्मी ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे हैं। तुम लोग कभी उनकी डायरी पढ़ो तो तुम्हें एहसास होगा। मम्मी डायरी लिखती है, हमें भी दिखाओ, रिया ने कहा। सालू कमरे में से एक डायरी उठा लाई और अपनी सहेलियों को देते हुए बोली, तुम लोग डायरी पढ़ो, तब तक मैं बढ़िया सा नाश्ता बनाती हूँ। मोनिका और रिया मम्मी की जीवन गाथा पढ़ने बैठ गई। मैं सविता प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठी थी, पर मेरे पति सुमित का मन किसी मरुभूमि की तरह था।
जिसमें प्यार की कुंपली खिल ही नहीं पाई। विवाह को 6 माह ही बीते होंगे कि हम दोनों में टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। उनके उग्र और सखी स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। मैं पब्लिक स्कूल में इंग्लिश की अध्यापिका थी। स्कूल से घर लौटने में थोड़ी भी देर हो जाती तो मैं सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी जाती। मैं जितना संवेदनशील थी वो उतने ही भाव शून्य थे। राहुल के जन्म के बाद मुझे लगा था स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यह आशा भी एक छलावा थी। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे राहुल पर पड़ने लगा। वह अधिकांश समय सहमा रहता। दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ना तो शोर मचाता, ना ही खेल कूद में अधिक रुचि लेता। वक्त सरकता गया और हमारे बीच की दूरी उस समय एक गहरी खाई में बदल गई। जब मुझे पता चला कि उनकी ज़िंदगी में दूसरी स्त्री है। गीता सुमित के ऑफिस में काम करती थी। पहले एक पार्टी में उसे देखा था। जिस अधिकार से उसने सुमित को थामा था, वह बात मेरे मन को खटकी थी, पर सुमित के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, अब मुझे समझ में आया क्यों वह बेवजह मुझ पर शक करती थी। उनके मन में एक गिल्ट थी जो उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन अपने एक साथी अध्यापिका के साथ मैं शॉपिंग कर रही थी कि सामने से आ रहे सुमित पर निगाह पड़ गई। उनके साथ में चल रही गीता थी। समीर ने उसके कमर पर हाथ रखा था, मानो दोनों पति पत्नी हों और नई नई शादी के बाद कहीं घूमने निकले हों। उस रात हम दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कितनी बेशर्मी से उन्होंने स्वीकारा था कि वे मुझे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन गीता को नहीं। जल्द ही हमने तलाक ले लिया। मैं राहुल पर अपना कानूनी हक चाहती थी, जिसके लिए सुमित तैयार हो गए। वह मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था। लोगों की सवालिया नज़रें दूर तक मेरा पीछा करती। कभी मैं हमारे असुरक्षित भविष्य की चिंता में घुलती, तो कभी अपने 5 वर्ष के बेटे राहुल की परवरिश की। वह अपने पापा को याद करके रोता तो उसे संभालना बेहद कठिन हो जाता था। तरह तरह के झूठे आश्वासनों से मैं उसे शांत कर पाती थी। उस समय मुझे किसी अपने की आवश्यकता थी, अतः मैंने माँ को अपने पास बुला लिया। 1 वर्ष पूर्व पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। तब से वह अकेली ही थी। माँ के आने से मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन राहुल के सब कामों का दायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। राहुल भी नानी के आने से खुश था। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। जीवन एक बार फिर पटरी पर आ गया था। एक दिन स्कूल से घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उनके पैर में प्लास्टर था। मैं परेशान हो उठी। माँ, यह कैसे हो गया? क्या बताऊँ, राशन लाने बाजार गई थी। रास्ते में रिक्शा पलट गया। वो तो अच्छा हुआ ईश्वर ने मदद के लिए विकास को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। माँ कुछ क्षीण स्वर में बोली। तुम भी कमाल करती हो माँ। तुमसे किसने कहा था अकेले बाजार जाने के लिए? तभी मेरे सहकर्मी विकास कमरे में आ गए। उन्होंने टेबल पर दवाइयाँ और फल रखे और बोले, इत्तेफाक से आज छुट्टी पर था, बाजार घूमने निकला था, तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ जी का रिक्शा पलटा। विकास ने मदद की। विकास और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से वो अक्सर माँ को देखने घर आने लगे थे। धीरे धीरे उनसे औपचारिकता समाप्त होने लगी। माँ भी खुल गई थी। विकास जब भी आते घर का वातावरण खुशगवार हो उठता। एक दिन माँ राहुल को पार्क में घुमाने ले गई थी। एकांत के उन क्षणों में विकास ने मेरी समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं हैरत में पड़ गई थी। सोच समझकर संयंत्र स्वर में जवाब दिया था, दूसरे विवाह के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यूँ भी आप अविवाहित हैं और मैं एक बेटे की माँ, ऐसा कैसे संभव है? अविवाहित हूँ तो क्या, तुमसे 4 वर्ष बड़ा भी तो हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोच लो फिर जवाब देना। रात को मैंने माँ को बताया। वह उत्साहित हो उठी। सविता, सच कहूँ मेरे दिल में भी कई बार यह ख्याल आया, पर तुम्हारी नाराज़गी के डर से चुप रही। विकास सकल सूरत में साधारण है तो क्या, स्वभाव से हंसमुख है और हर तरह से तुम्हारे योग्य है। कैसी बातें कर रही हो माँ?
मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ के साथ साथ तुम एक स्त्री भी हो। यह मत भूलो। पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटोगी? कुछ ही वर्षों में राहुल बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तब तुम अकेली पड़ जाओगी। उस समय तुम्हें अपने निर्णय पर पछतावा होगा। विवाह के बाद राहुल तुम्हारे पास ही रहेगा, दूर थोड़े ही चला जाएगा। बहुत देर तक माँ मुझे समझाती रही थी। माँ तो सो गई, किंतु मेरे मन में विचारों का तूफान उठने लगा था। सच ही तो कहती है माँ, सुमित ने दूसरा विवाह कर लिया। जिंदगी की सभी खुशियाँ उसे हासिल हैं, और मेरे हिस्से में क्या आया? बेबसी, घुटन और राहुल को पालने का कर्तव्य। मेरी अंतरात्मा ने मुझे धिक्कारा। यह कर्तव्य भी तो मैंने स्वेच्छा से हासिल किया है। यदि सुमित राहुल को अपने साथ ले जाते तो? इस कल्पना से मेरा हृदय तड़प उठा और मैंने पास लेटे राहुल को कसकर खुद से सटा लिया। मैं तो जी ही नहीं पाती उसके बगैर। विकास हर तीसरे चौथे दिन घर आती थी, लेकिन मैं रोज ही उनकी प्रतीक्षा करती थी। मेरी स्वीकृति पाकर विकास उच्छ्वासित हो उठे। मेरे मन ने फिर से सुखमय भविष्य के सपने बुनने लगे। इन पलों के बीच मैं भूल ही गई थी कि राहुल उपेक्षित हो रहा था। कहाँ तो वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता था, और कहाँ अब उसके दो दो विषयों में लाल निशान थे। होमवर्क भी अक्सर पूरा नहीं होता था। उसमें असुरक्षा की भावना भर रही थी। वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था। नए बन रहे संबंधों की उष्णता ने मेरी दृष्टि को धुंधला कर दिया था। एक दिन विकास के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम था। मैं तैयार हो रही थी, तभी रुआसा सा राहुल मेरे पास आया। आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पीते हुए बोला, मम्मी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। मैं काम से जा रही हूँ बेटे, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट ले आऊँगी। तब तक तुम नानी के पास बैठ कर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे, और चॉकलेट भी नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ चलूँगा मम्मी। गुस्से के आवेग में वह पैर पटक कर चिल्लाया। फिर न जाने क्या हुआ, मेरा पल्ला पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं आश्चर्य से खड़ी रह गई। उसका इस तरह का व्यवहार मेरे लिए अप्रत्याशित था। मैंने प्यार से उसके बालों पर हाथ फिराया। बोली, अच्छा रोना बंद करो और तैयार हो जाओ। मुझे लगा राहुल को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वह विकास के साथ सहज महसूस करने लगेगा, किंतु जैसा सोचा वैसा कुछ भी ना दिखा। विकास चुप्पी साधे बैठे रहे। रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने बैठे तो मैंने टोका, इतना खामोश रहना था तो आए ही क्यों थे? वह कुछ क्षण मुझे देखते रहे, फिर बोले, अब तुम ही बताओ, इसके सामने क्या बोलूं? इसे साथ लाने की क्या आवश्यकता थी? सुनकर मेरे मन को ठेस लगी। वह चाहते तो उस दिन उसके और अपने बीच की दूरी को कुछ कम कर सकते थे। कई बार उनसे कह चुकी थी, उनका राहुल के साथ घुलना मिलना जरूरी था, तभी वह उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करेगा। उसके अगले शनिवार को विकास आए और बोले, सविता, जल्दी से तैयार हो जाऊं, तब तक मैं राहुल को घुमा लाता हूं, अन्यथा यह भी हमारे पीछे लगेगा। विकास के आखिरी शब्द मेरे हृदय को बिंध गए। जबरन ठेल कर ही भेजा था मैंने राहुल को। वह तो जाना ही नहीं चाहता था। रात में विकास के साथ खाना खाकर लौटी तो माँ ने बताया कि राहुल जब से लौटा है ना तो कुछ भी बात कर रहा है और ना ही खाना खाया है। मैंने सोचा मेरे अकेले बाहर चले जाने की वजह से मुझसे नाराज़ होगा, इसीलिए उसे मनाने के लिए मैं उसके पास लेटी, लेकिन वह उठ गया और माँ के पास जाकर लेट गया। अगले ही दिन स्कूल की प्रिंसिपल वर्मा जी ने मुझे बुलवाया। मेरे पहुँचते ही उन्होंने प्रश्न दाग दिया, आजकल राहुल को क्या होता जा रहा है सविता? उसे क्या हुआ है सर? कुछ भी तो नहीं? वर्मा जी गौर से मुझे देखते हुए बोले, दो दो विषयों में फेल है वह, और तुम कह रही हो कि कुछ भी नहीं हुआ? स्कूल के सबसे मेधावी छात्र में उसका नाम गिना जाता था। उसका व्यवहार भी असामान्य होता जा रहा है। उसकी क्लास टीचर का कहना है कि क्लास में या तो गुमसुम रहता है या बेवजह साथियों से झगड़ा करने लगता है। मुझे लगता है उसके मन में कोई बात है जो वह खुलकर कह नहीं पा रहा है, कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटी, मैं यह बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं वरन एक बुजुर्ग की हैसियत से कह रहा हूँ।
जो बच्चे स्वयं को अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार नसीब नहीं होता है। राहुल के सिर पर भी उसके पिता का हाथ नहीं है। ऐसे में तुम्हारा दायित्व 2 गुना हो जाता है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा। सविता, बच्चों को पालना, पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है, जिसमें अपनी बहुत सी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या फलित होती है। वर्मा जी ने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल में सारा दिन मैं बेचैन रही। शाम को मैंने उसे नए कपड़े पहना कर तैयार किया तो वो बोला, मम्मी, हम घूमने जा रहे हैं। हाँ बेटा। क्या अंकल के साथ? उसने संकित होकर पूछा। नहीं, बस मैं, तुम और नानी, ठीक है ना? वह कुछ आश्वस्त हुआ। पार्लर में आइसक्रीम खाकर और कैरम बोर्ड खरीद कर हम घर लौटे। रात में उसके पास लेटी तो उसे खुश देख पूछ बैठी, अच्छा राहुल, उस दिन तुम विकास अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फिर कुरेदा, बेटा, विकास अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? मेरा हाथ झटक कर राहुल खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलक रहे थे। वो बोला, मम्मी, विकास अंकल कह रहे थे तुम उनसे शादी कर रही हो, मगर मम्मी मैं हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल? तुमसे किसने कहा कि तुम हॉस्टल में रहोगे? इस नई बात ने मुझे अचंभित कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा तो छोड़कर चले ही गए, अब तुम भी चली जाओ, मगर मैं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा नानी के पास। मेरा चेहरा फक पड़ गया। अगले दिन विकास आए तो मैं उत्तेजित होकर बोली, तुमने राहुल से कहा था कि उसे हॉस्टल में रहना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बच्चे को दूर करने की सोच रहे हो। जानते हो, राहुल इन दिनों स्वयं को कितना असुरक्षित महसूस करने लगा है। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। विकास ने गहरी दृष्टि मुझ पर डाली। शांत स्वर में बोले, उत्तेजित मत हो सविता, ठंडे दिमाग से सोचो। विवाह के शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो कभी उनमें कुछ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। राहुल साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा। तुम उसमें और मुझ में सामंजस्य बिठाने में लगी रहोगे। इस प्रयास में हमारा रिश्ता प्रभावित होगा, जो मैं सहन नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहते हो? अपनी ममता को तुम्हारी उमंगों पर कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। मेरी बातों से विकास का मूड उखड़ चुका था। गुस्से में वो बोले, तुम्हें अपने लिए पति की नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की आवश्यकता है। मेरा पति भी वही इंसान बन सकता है जो मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सके। उसे घर से दूर करने की ना सोचें। पहले ही तुम्हारे मनोभावों का पता चल जाता तो कभी भी इस राह पर आगे ना बढ़ती। विकास उठकर चले गए। तब मैंने देखा दरवाजे की आड़ में राहुल खड़ा था। उसे अपनी सीने से लगा मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, हमेशा कहना मानूंगा। रुंधी आवाज़ में कहे उसके शब्दों ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। माँ मेरी नज़दीक आ बैठी। उनके कंधों पर सिर रख मैं बोली, तुम बताओ माँ, सुमित तो छोड़कर चला ही गया, अब क्या अपनी ममता से भी इसे महरूम कर दूं? नहीं सविता, तुमने बिल्कुल ठीक किया। ऐसा पाषाण हृदय व्यक्ति तुम्हें भी खुश नहीं रख सकता था। इसके बाद मैंने अपने जीवन की पुस्तक से विकास का अध्याय निकाल फेंका। भविष्य में फिर कभी भी भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब जीवन में एक ही उद्देश्य था, राहुल को उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना। समय आगे बढ़ता रहा और अपनी मेहनत और लगन से एक दिन वह भी आ गया जब राहुल इंजीनियर बन गया। उसे एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिल गई थी। सालू राहुल के साथ उसी कंपनी में नौकरी करती थी। मुझे पता चला कि वे दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो मैंने उन्हें प्रणय बंधन में बांधने में विलंब नहीं किया। चांद सी सुंदर बहू घर में आ गई थी। मेरे राहुल ने सालू से कहा था, मैं 5 वर्ष का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी ने सारा जीवन संघर्ष किया है। सालू, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की तपस्या का प्रतिफल हूँ। यदि तुम वास्तव में मुझे प्यार करती हो तो
मुझे एक वचन दो, मम्मी का सदैव ख्याल रखोगी, उन्हें कभी अकेलेपन की त्रासदी ना झेलनी पड़े। हर्षा तिरेक में मेरी आंखों से आंसू बह निकले। आज मेरी तपस्या फलित हो गई। डायरी समाप्त हो चुकी थी। मोनिका, रिया और पायल खामोशी से बैठी अपने विचारों में तल्लीन थी। तभी नाश्ता लिए सालू कमरे में आ गई। क्या तुम दोनों ने डायरी पढ़ ली? मोनिका बोली। हाँ सालू, तुमने सच ही कहा था कि अपने पूर्वाग्रह के पैमाने से ही हम रिश्तों को मापने लगते हैं। अब हमें एहसास हो रहा है कि रिश्तों के प्रति हमारा नज़रिया कितना संकुचित था। वास्तव में तुम्हारी मम्मी और उनकी तपस्या पूजनीय है। सालू का चेहरा सहेलियों की बातें सुनकर खुशी से खिल उठा। उसे लगा अगर प्रत्येक इंसान इसी तरह से अपने दृष्टिकोण को बदलकर रिश्तों को आत्मीयता से अपना ले तो जीवन कितना आनंदपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। चलिए साथ देखते हैं दूसरी कहानी। कल रात से ही वह अपनी सास से हुई बहस को लेकर परेशान थी। उस पर सोते वक्त पति के सामने अपना दुखड़ा रोकर मन हल्का करना चाहा तो उसके मुंह सगुन मेहता का नाम सुनकर पति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सारी रात आंखों में ही कुछ समझते हुए और कुछ ना समझ आने पर उस पर गहन विचार करते हुए उसने गुजार दी। सुबह उठी तो आंखें बोझिल हो रही थी और सिर भारी हुआ जा रहा था। रात को सास और फिर पति के संग हुई बहस की वजह से आज उसका मन किसी से भी बात करने को ना हो रहा था। ना चाहते हुए भी भारी मन से पति के लिए टिफ़िन बनाकर उन्हें नौकरी के लिए विदा किया और फिर आंखें बंद कर बैठ गई। वैसे भी इंसान को अपनी समस्याओं का कोई हल नहीं मिलता तो अंतिम सहारे के रूप में वह आंख बंद कर प्रकृति के बारे में सोचने लगता है। अब बंद भी कर यह नाटक और रसोई की तैयारी कर। तभी उसके कानों में तीखा स्वर गूंजा। अपनी सास की बात का कोई जवाब न देकर वह हाथ जोड़कर अपनी जगह ही खड़ी हो गई। सास से उसकी नज़रें मिली। एक क्षण वह वहाँ रुकी और फिर चुपचाप रसोई में आ गई। उसके वहाँ से उठते ही उसकी सास अपनी रोज की क्रिया में मगन हो गई। अभी भी कल वाली ही बात पर विचार कर वह अनमनी सी रसोई के प्लेटफॉर्म के पास खड़ी हुई थी। तभी रसोई के प्लेटफॉर्म की बगल वाली खिड़की से उसकी नज़र बाहर जाकर टिक गई। रसोई घर के बाहर खाली पड़ी जगह के पड़े अनुपयोगी सामान के ढेर पर कुछ दिनों से कबूतर का एक जोड़ा तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा था। सहसा उसके चेहरे पर छाई उदासी की लकीरों ने खुद ब खुद मुड़कर मुस्कुराहट का रूप ले लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाकर कबूतरी को सहलाना चाहा। एक छोटा सा नज़ारा उसके मन को अपार खुशी से भर गया। वह वापस अंदर रसोई में आने को मुड़ी, पर उसके होठों से अनायास ही उसका पसंदीदा गाना मधुर आवाज़ के साथ निकलकर उसके मन के तारों को झंकृत करने लगा। ना समय देखती है, ना बड़ों का लिहाज करती है। यह कोई समय है फिल्मी गाना गाने का? गाना ही है तो भजन गा, तो मेरी पूजा भी सफल हो जाए। सास का यह नाराजगी भरा स्वर सुनकर उसकी आवाज़ बंद होठों के अंदर सिमट गई और चेहरे पर कुछ देर पहले छाई हुई मुस्कुराहट को उदासी ने वापस अपनी आगोश में समा लिया। हाथ धोकर उसने फ्रिज खोला और उसमें से रखी सब्जी निकालकर अनमने भाव से उसे काटने लगी। तभी डोरबेल बजने पर उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो अपने सामने एक अपरिचित व्यक्ति को खड़ा पाकर अचरज से उससे कुछ पूछने जा ही रही थी कि तभी पीछे से आकर उसकी सास ने उस व्यक्ति को नमस्ते करते हुए अंदर आने को कहा। उसकी सास उस पंडित वेशधारी व्यक्ति से कुछ दूरी बनाकर उसके साथ सोफे पर बैठ गई और उसे पानी लाने के लिए कहा। पानी देने के बाद खाली गिलास लेकर वह अंदर जाने को हुई तो सास ने उसे टोका, यह पंडित जी के पास बैठ, यह बहुत बड़े ज्ञानी हैं और हाथ देखकर सारी समस्याओं का हल बता देते हैं। सास की बात सुनकर वह चौंक गई। उसने मना करना चाहा, लेकिन फिर कल रात परिवार में हुई अनबन को याद कर बात को आगे ना बढ़ाने के लिए वह पंडित जी के आगे अपने सीधे हाथ की हथेली आगे कर दी। तो यह आपकी बहू है? जी पंडित जी। उसकी सास हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया तो पंडित जी आगे बोले, समय की बहुत बलवान है आपकी बहू। इसके हाथ की रेखाएं बता रही है कि इसे अपने पिता की संपत्ति से बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त हुई है और उसी धनराशि से आप सबके समय संवरने वाले हैं। उसने पंडित पर एक नज़र डाली।
पंडित जी बड़े ही ध्यान से उसकी हथेली की रेखाओं को देख देख कर उसका वर्तमान बता रहे थे। जी पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं। गांव में इसके पिता की कई एकड़ जमीन बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में सरकार ने ले ली है। इसका कोई भाई या बहन तो है नहीं, तो उसी के पैसे इसके पिता ने इसके नाम 20 लाख रुपए की एफडी कर दी। उसकी सास ने पंडित जी की बात का जवाब दिया तो उसने अपनी सास की तरफ देखा। उसे अपनी सास का पंडित जी के सामने इस तरह अपनी निजी बातें शेयर करना पसंद नहीं आया, लेकिन वह उनकी उम्र का लिहाज कर कुछ भी ना बोल पाई। तभी पंडित जी ने कहा, यह अपने पिता की इकलौती संतान है। इसी से इसके हाथ की रेखाएं बता रही है कि भविष्य में इसे अपने पिता से और भी बड़ी रकम मिलने की उम्मीद है। पंडित जी की बात सुनकर उसकी सास के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और वह बहुत खुश होते हुए बोली, यह तो बड़ी अच्छी बात बताई पंडित जी आपने, लेकिन अब मैंने जो समस्या आपसे कही थी उसका समाधान भी तो बताइए। समाधान तो एक ही है। उन पैसों को मिलाकर जो घर आपका बेटा ले रहा है वह आपके बेटे की राशि और ग्रहों को देखते हुए आपके नाम ही हो जानी चाहिए। अगर वह घर आपके बेटे के नाम हुआ तो उसे भविष्य में बहुत ज़्यादा ही आर्थिक नुकसान होगा। यह सब साफ साफ मैं आपकी बहू के हाथ की लकीरों में देख पा रहा हूँ। पंडित जी की कही यह बात उसके लिए असहनीय थी। वह नहीं चाहती थी कि घर के निजी मामलों में बाहर का कोई भी इंसान दखल अंदाजी करे। मैं बिल्कुल भी नहीं विश्वास करती हाथ की लकीरों पर। अपनी बहू का यह रवैया देखकर सास गुस्से से लाल हो गई और उसने डांटते हुए कहा, बहू माफ़ी मांग पंडित जी से। मेरे कहने पर रुपीस ने ही इनको घर आने का निमंत्रण दिया था। मैं माफ़ी चाहती हूँ पंडित जी आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे पिता से मिली संपत्ति पर सिर्फ मेरा अधिकार है और उसके बारे में कोई भी फैसला लेने का हक सिर्फ मेरा ही है। उसकी सास को अपनी बहू का इस तरह पंडित जी का अपमान करना और उन्हें पंडित जी की निगाहों में नीचा दिखाना बिल्कुल भी पसंद ना आया। पंडित जी के सामने तो वह उसे कुछ ना बोल पाए, लेकिन कुछ देर पंडित जी से बातें कर उन्हें तगड़ी फीस देकर विदा करने के बाद वह खुद रसोई में आ गई। यह तूने ठीक नहीं किया बहू। पैसों की गर्मी से अपनी धाक जमाना बंद कर, वरना बहुत पछताना पड़ेगा। अपनी सास की धमकी भरी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया, अपने हक की बात ही तो कर रही हूँ। क्या बुरा कह दिया मैंने जो नया मकान अपने नाम पर करवाने की बात कह दी? तो पैसा भी तो मेरा ही ज़्यादा लग रहा है उसे खरीदने में। रुपेश तो केवल 10 लाख ही दे रहे हैं और वह भी लोन लेकर। हमारे खानदान में ज़मीन जायदाद पति के जीते जी औरत के नाम नहीं की जाती है। जिस पैसे की तू बात कर रही है उस पर तेरा पति होने के नाते रुपेश का भी बराबर का हक है, तो एक तरह से वह पैसा भी रुपेश का ही हुआ। सास ने सख्ताई से जवाब देते हुए उससे कहा, यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि पत्नी की संपत्ति पर पति का हक बिना कोई कानूनी कार्यवाही के होता है। पर फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मेरे पापा के दिए पैसों पर रुपेश का कोई हक नहीं है। मैं बस नया मकान अपने नाम करवाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा मेरा लग रहा है। शादी से पहले नौकरी का जो पैसा जमा किया था वह भी तो रुपेश ने निकलवा कर नया मकान लेने में डलवा दिया। इस तरह तो मेरे नाम कोई आर्थिक संबल रहेगा ही नहीं। उसने अपनी बातों से सास को समझाने का यत्न किया। उसकी बात सुनकर सास ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, उस सगुन मेहता ने जाने क्या पट्टी पढ़ा रखी है तुझे जो मुझे कानूनी धौंस देने चली है। तेरे वकील चाहे जो कुछ कहे पर यह नया मकान तो तेरे नाम ना होगा बहू। ठीक है, आप अपने मन की कीजिए, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। उसने जवाब दिया और ज़्यादा बहस में ना पड़ते हुए चुपचाप सब्जी काटने लगी। शाम को रुपेश के ऑफिस से आने तक सास बहू के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई, लेकिन उसने अपनी वकील सगुन मेहता से फ़ोन पर बात कर इस मामले में कानूनी सलाह लेकर मन ही मन एक फ़ैसला ले लिया था। शाम को रुपेश के आने पर चाय नाश्ता करते हुए नया मकान अपने नाम लेने के मुद्दे पर फिर उन तीनों के बीच बहस शुरू हो गई। आखिर तुम्हें मकान मेरे नाम पर लेने में परेशानी क्या है रुपेश? उसने झुंझुलाते हुए चाय का खाली कप टेबल पर रखते हुए रुपेश से कहा। बात परेशानी की नहीं है प्रीतो,
आज तक हमारे खानदान में कभी भी पुरुष के रहते औरतों के नाम पर जमीन जायदाद नहीं हुई है। यह परंपरा रही है हमारे खानदान की। पति के रहते पत्नी के नाम जमीन जायदाद करना शुभ नहीं माना जाता। रुपेश ने साफ शब्दों में ना कहते हुए उसे जवाब दिया। शुभ अशुभ कुछ नहीं होता रुपेश। समय की नज़ाकत को समझते हुए गलत परंपराएं और जिद छोड़ी जा सकती है रुपेश। तुम्हारे और मम्मी जी के कहने पर शादी के बाद मैंने अपनी जिद छोड़कर नौकरी छोड़ दी ना, तो कम से कम अब तुम भी तो थोड़ा झुको। पिछली बातें याद कर जवाब देते हुए उसकी आंखें गीली हो रही थी। बहू, खानदानी परंपरा तोड़ी नहीं जाती। बात अगर जिद छोड़ने की है तो झुकना तो तुझे ही चाहिए। पुरुष कभी औरत के आगे नहीं झुकता। उसकी बात सुनकर सास ने अपना मंतव्य रखा। देखो प्रीतो, तुम पिछले 10 दिनों से इस बात को लेकर घर का माहौल तंग बनाए हुए हो। कल रात से तो हद ही कर दी है तुमने। मेरे पूछे बिना तुमने उस वकील, क्या नाम था, हाँ, शगुन मेहता को अपने घर के मामले में डाला। तब मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर जा रहा है। मम्मी कह रही थी कि तुमने आज सुबह पंडित जी को भी भला बुरा कहकर उनकी हाजिरी में मम्मी की इंसल्ट की है। अपनी औकात में रहना सीखो, वरना मुझे भी अपनी उंगली टेढ़ी करनी आती है। रुपेश ने जला देने वाली नज़रें उसकी तरफ डाली तो एक पल को वह सहम गई, लेकिन फिर अगले ही क्षण शगुन मेहता की दी गई सलाह उसके जहन में तैर गई और वह पूरे आत्मविश्वास से बोलने लगी। ठीक है, मैं अपनी औकात में ही रहूँगी, लेकिन मेरी औकात क्या है यह मैं खुद तय करूँगी। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? धमकी दे रही हो या समझौता कर रही हो? रुपेश ने उसका जवाब सुनकर शंका भरी नज़र उस पर डाली। उसने अब एक ठंडी आह भरी और आगे कहा, जिंदगी में पैसा झगड़ा करवाता है, यह बात सुनी रखी थी, लेकिन अब अनुभव भी कर ली है। पापा के मुझे दिए गए पैसों को लेकर हमारे घर की सुख शांति भंग हो रही है, तो सोच रही हूँ उनका दिया सारा पैसा उन्हें वापस कर दूँ। इससे घर में शांति तो बनी रहेगी। नया मकान आज नहीं तो 10-15 साल बाद तुम खुद अपनी कमाई से ले ही लोगे। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, रुपेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह हड़बड़ाता हुआ बोला, तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। क्यों क्यों नहीं कर सकती? मैं यह फैसला ले सकूं, इतनी तो औकात है मेरी रुपेश। जवाब देते हुए उसने रुपेश को घूरा तो उसके तेवर और आत्मविश्वास देखकर रुपेश तुरंत कुछ नहीं बोल पाया। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा तो उनकी आंखों से एक इशारा पाकर वह बिगड़ी हुई बात संभालते हुए उसे समझाने लगा। यह समय आवेश में आकर इस तरह का फैसला लेने का नहीं है। इस वक्त तुम गुस्से में हो। अपने परिवार का हित ध्यान में रख कर फिर से सोचो और हम फिर किसी दिन इस बारे में बात करेंगे। वह दिन कभी नहीं आएगा रुपेश, मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मेरे नाम से संपत्ति कर देने से तुम खुद को इनसिक्योर और छोटा फील करोगे, इसी से तुम यह फैसला नहीं कर पा रहे हो। लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी हूँ। या तो मकान मेरे नाम से होगा या फिर मैं अपने पापा का सारा पैसा उन्हें लौटा दूंगी। तुम गलत समझ रही हो प्रीतो, बात खुद को छोटा फील करने वाली नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक संपत्ति वगैरह जैसे लफड़ों में तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए। रुपेश ने उसकी बात का जवाब दिया तो प्रीतो ने अब विस्तार से कहा, अब तुम्हारा सोचना ऐसा ही है तो तुम गलत हो रुपेश। अपने जीवन साथी को जीवन की आवश्यक चीज़ों से दूर रखकर तुम उसे केवल औरत होने के नाम पर कमज़ोर बना रहे हो। याद करो वह दिन जब पापा जी के जाने के बाद गांव वाली ज़मीन को लेकर कितनी दिक्कतें हुई थी। मम्मी जी को उसके बारे में थोड़ा भी पता होता तो वह ज़मीन तुम्हारे ताऊ जी हड़प ना कर पाते। उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए कोई कुछ नहीं बोला। वह अपनी जगह से उठकर चाय नाश्ते की खाली प्लेट्स लेकर रसोई में जाने लगी। तभी पीछे से उसकी सांस की आवाज़ सुनाई दी। रुपेश, बहू की बात कुछ हद तक तो सही है। तेरे पापा ने मकान संपत्ति के मामले में मुझे बिल्कुल अनजान रखा था। इसी से आज जो कुछ हमारा होना था वह हमारे पास नहीं है। बहू को कम से कम अपने अधिकारों के बारे में तो पता है, और अपने अधिकार को लेकर अगर वह अपनों से भी लड़ रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है। लेकिन मम्मी, मकान उसके नाम। रुपेश ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने उसे टोकते हुए आगे कहा, तुम दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हो।
क्या फ़र्क पड़ता है अगर घर बहू के नाम भी हुआ तो? आखिर मकान को तो उसे ही घर बनाना है। अपनी मम्मी के फैसले पर सहमति जताते हुए रुपेश आगे कुछ नहीं बोला। प्रीतो ने पीछे से पलटकर उसे देखा तो उसकी तरफ देखकर वह मुस्कुरा दिया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई